देखो आरएनए के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि आरएनए जो होता है इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। आरएनए जो होता है अधिकतर जीवों में आनुवांशिक नहीं होता है, यह केवल विषाणुओं में ही आनुवांशिक होता है। आप पढ़े थे, याद है? सभी जीवों में नहीं पाए जाते हैं, आनुवांशिक केवल विषाणुओं में पाए जाते हैं। सभी जीवों में जो आनुवांशिक होता है वह डीएनए होता है। तो चलो शुरू कर देते हैं हम लोग आरएनए के बारे में। आ जाओ, देख लेना कि आरएनए एकल रज्जुक होता है। याद है ना, एक ही रज्जुक किसमें पाया जाता है? नमस्ते। आरएनए एकल रज्जुक होता है। आरएनए में आनुवांशिक गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। केवल विषाणुओं में आनुवांशिक का गुण पाया जाता है। आनुवांशिक का गुण पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए में पेंटोज शर्करा पाया जाता है। पेंटोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, जिसको आप ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन सी से, तथा बात मत करो प्लीज, पढ़ने आ गई है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कोचिंग बात करने के लिए नहीं बनाया जाता। यूरेसिल होता है। ये आपको याद भी होगा, और आपको याद होगा कि जो आरएनए होता है, आरएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। आरएनए में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। और लिख सकते हैं कि आरएनए डीएनए के तुलना में अस्थायी होता है। ये सिंपल सी बात है कि आपका रहा आरएनए का परिचय हम लोग के। जब भी आपसे पूछे आरएनए के बारे में, सारा चीज़ें बता सकते हैं कि आरएनए जो होता है एकल रज्जुक होता है। आरएनए में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। डीएनए में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। आरएनए अस्थायी होता है। आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं 4 होते हैं। इसमें जो डीएनए का थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पर यूरासिल पाया जाता है। आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। और आरएनए की जितनी बातें आपकी हो रही है, एक ही इसमें लड़ी पाई जाती है जो न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। इसमें पेंटोज शर्करा पाया जाता है। इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक अम्ल में यह पाया जाता है। यह भी केंद्रक में ही पाया जाता है। आरएनए हमारे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करता है उसका नाम होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का शरीर में कार्य करता है आरएनए। तो आरएनए का परिचय आता है। आपसे पूछा जाए आरएनए के बारे में तो सारा चीज़ आप आरएनए के बारे में बता सकते हैं। और आरएनए के प्रकार की बात करते हैं तो आरएनए को पहले 2 भागों में बांटा जाता है।
एक आनुवांशिक आरएनए और एक आपका होता है आनुवांशिक आरएनए। जैसे एड्स, जैसे विषाणु जो होते हैं, और विषाणु से जैसे रोग उत्पन्न होता है, जैसे एड्स रोग हो गया, जैसे टीएमबी, याद है टीएमबी का मतलब टोबैको मोजैक वायरस, वो जो कि आपके खाद्य तरीके से तम्बाकू वगैरह में पाया जाता है, या कोरोना वायरस का नाम सुने थे आप। मान विषाणुओं से जो रोग होते हैं उसमें जो आपके पास आरएनए होता है वो आनुवांशिक के रूप में कार्य करता है। आनुवांशिक के रूप में जो आरएनए होता है उसको 3 भागों में बांट देते हैं हम लोग, एक आरएनए, टीआरएनए और एक होता है एमआरएनए। तो लिख लिए आरएनए के बारे में, हो गया, मिटा दें। अब आपका रहेगा आरएनए के प्रकार, हेडिंग में खूब बढ़िया से इसको चार्ट बना लेते हैं। आरएनए को पहले 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, उसी का हम लोग जिक्र करेंगे आज यहाँ पर। आरएनए के प्रकार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरएनए है हम इसको 2 भागों में बांटेंगे ना। बढ़िया से तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। पहले आपका जो होता है उसको कहते हैं आनुवांशिक आरएनए, इसे लिखते हैं आनुवांशिक आरएनए। एक होता है आनुवांशिक आरएनए। तो आरएनए कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार की, एक आनुवांशिक आरएनए, एक होता है आनुवांशिक आरएनए। अब देखो हम मिटा दे सब। तो आनुवांशिक आरएनए और एक होता है आनुवांशिक आरएनए। तो फिर आपको जो आनुवांशिक आरएनए है हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और एक होता है आपके पास एमआरएनए। नाम भी याद होगा, इसको हम लोग कौन आरएनए कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। याद रखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं राइबोसोमल आरएनए। अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसको राइबोसोमल आरएनए लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्थानांतरण आरएनए, जैसे कि हम लोग कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संदेश वाहक आरएनए, जिसको हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो जब भी आपसे कोई पूछे आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक आपका होता है आनुवांशिक आरएनए, एक होता है आनुवांशिक आरएनए। तो हम याद रखना, आनुवांशिक का मतलब होता है कि यह उस जीव के अंदर आनुवांशिक के रूप में कार्य करता है, माने उस जीव के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के रूप में लेकर के जाता है। तो ये अधिकतर जो विषाणु होते हैं उसमें जो होता है आनुवांशिक आरएनए, जो आरएनए होता है आनुवांशिक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं आनुवांशिक आरएनए। याद है ना आनुवांशिक आरएनए? माने कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है, लेकिन वह कार्य किसका कार्य करता है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस में लेकर जाता है? विषाणु में। तन ये बतिया के लिखते हो यार, वही से क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल में तो आप बता नहीं पाते हैं। कौन पढ़ाई करता है? सोचो, फीलिंग करो। देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है ना, ये जितने चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की मतलब होता है कि तुरंत आप टेकअप करिए, कैसे इसको जानकारी हम लोग रखेंगे कभी पूछा जाए तो। चलो, आनुवांशिक आरएनए क्या होता है, क्या कहोगे इसमें? कि कुछ जीवों में आरएनए आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करता है, आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। अर्थात उस जीव के
आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। किसमें? जीवा विषाणु। उदाहरण आप लिख सकते हैं विषाणु। विषाणु में जो आरएनए होता है आनुवांशिक होता है। इसी हिसाब का होता है एड्स। एड्स का नाम सुने? TMV। फिर अभी कोरोना वायरस का आप कह रहे थे, वो भी आप बता सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के आरएनए की बात रही, जिसमें आप एक बात कर रहे हैं आनुवांशिक आरएनए। तो कुछ जो जीव होते हैं उसमें आरएनए जो होता है आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करता है, और आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। और ख़ास तरीके से जो आनुवांशिक लक्षण होता है ये विषाणुओं के अंदर प्रदर्शित करता है। जो विषाणु होते हैं, विषाणु से जितने भी रोग होते हैं, और आपको याद होगा कि अगर विषाणु किसी, आपसे प्रश्न कोई पूछ सकता है कि विषाणु जब किसी जीव को संक्रमित करता है तो विषाणु के सब विषाणु उसके अंदर एंट्री नहीं करते हैं। का जो विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल होता है वो उसके अंदर एंट्री करता है। आपको जब प्रयोग में पढ़ा रहा था, कौन सा प्रयोग था? हार्शे और चेस वाला, याद है? हार्शे और चेस के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि हार्शे ने क्या किया था, याद है? उसने एक जीवाणु लिया था और उसके बाद से इश्रिकिया कोलाई, और उसके ऊपर वह जो अभी जो पढ़े थे आप लोग, एक विषाणु था जिसका नाम था TMV, जीवाणु भोजी जिसे कहते हैं। तो विषाणु से उसको संक्रमित करा रहा था, तो उसका केवल न्यूक्लिक अम्ल ही अंदर जा रहा था, बाकी सबको उसका हिस्सा नहीं जाता है। अगर हमको कोरोना वायरस हुआ है तो जो वायरस है पूरा शरीर में है, लेकिन जो संक्रमित किया है जिस भाग को, उसमें केवल उसका न्यूक्लिक अम्ल ही गया। समझ रहे बात को? यही होता है आनुवांशिक आरएनए के रूप में। माने कोई बीमारी, जैसे आपको एड्स हो गया ना, तो एड्स जब होता है तो एड्स जब भी होगा तो केवल विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल ही जाएगा उसमें, पूरा विषाणु एंट्री नहीं करता है। TMV है टोबैको मोज़ेक वायरस जो आपका होता है, इसके अंदर भी केवल जो विषाणु होते हैं उसके कहा जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल ही जाते हैं। कोरोना वायरस अगर हो गया है तब भी माने विषाणु का केवल न्यूक्लिक अम्ल ही जाते हैं, और उसी न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? RNA और DNA होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में जो होता है RNA DNA होता है, लेकिन DNA कोई कार्य नहीं करता है। RNA आनुवांशिक रूप में काम करेगा किस में? विषाणुओं में, विषाणुओं के अंदर। हालांकि बहुत कम होता है। देखिए ना कि पूरा संसार में खाली विषाणु की बात हो रही है। खाली विषाणु के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? RNA करता है। ये आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विषाणु होते हैं उसके अंदर आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन लेकर जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जो RNA होता है वह लेकर के जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जीव में जो RNA होता है आनुवांशिक गुण प्रदर्शित करता है, तो उसका नाम होगा विषाणु के अंदर जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये सब था आपके। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतर जीवधारियों में लगभग 99.9% माने समझो कि कुछ माने बहुत 0.1% छोड़ करके जितने भी जीवधारी होते हैं सब में आनुवांशिक रूप में काम RNA करता है। केवल विषाणु में ही क्या होता है? आनुवांशिक रूप में काम करता है। थोड़ा सा इसमें को हम लोग हल कर मिटा दें इसको। आओ, तो बात जो होगी आपकी आनुवांशिक RNA क्या हो गया? आनुवांशिक RNA। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये कहा कि अधिकतर जीवधारी जितने आपके हैं, अधिकतर लगभग 99 माने 99.9% में सभी जीवधारियों में जो आपके RNA होता है आनुवांशिक होता है। माने आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के नहीं जाता है। आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में DNA लेकर जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, प्रोटीन के बनाने का कार्य करता है। और प्रोटीन आप पढ़ के आ रहे हैं, बताओ कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन है ना? कोलाइडी विलयन है ना? आपने पढ़ कर कहा है कि प्रोटीन एक कोलाइडी विलयन है, गोद भी एक कोलाइडी विलयन है, दूध भी एक कोलाइडी विलयन है। समझ रहे हैं? स्टार्च भी एक कोलाइडी विलयन है। और आप पढ़े थे कि प्रोटीन तो पाइसीकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद है?
वह दूध और तेल को मिलाने के लिए पाइशीकर्मा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है। खैर आइए, तो पहले आप लिख लेते हैं एक चीज़ इसमें लिखो कि लगभग 99.9% जीवधारियों में, लगभग 99.9% जीवधारियों में RNA आनुवांशिक नहीं होता है। RNA आनुवांशिक नहीं होता है। इन जीवधारियों में DNA आनुवांशिक होता है। DNA आनुवांशिक होता है। चलो, तो भी आपका रहा, एकदम याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि अधिकतर जीवधारी जो भी होते हैं उसमें आनुवांशिक RNA कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जो किसके? rRNA के। अगर rRNA का कोई पूरा नाम पूछेगा तो क्या कहेंगे? राइबोसोमल RNA। खूब बढ़िया देखो, राइबोसोमल। सुन लो, इसका प्रमुख कार्य आप जानते ही होंगे। ये RNA का प्रमुख भाग होता है। इसका खोज कुंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद करो, किस वैज्ञानिक ने? कुंज नामक वैज्ञानिक ने। हालांकि सबसे अधिक कोई RNA पाया जाता है कोशिका में। हालांकि कोशिका में तो तीनों RNA पाया जाता है, लेकिन किसी कोशिका में सबसे अधिक कोई RNA पाया जाता है तो उसका क्या नाम है? rRNA पाया जाता है, लगभग 80%। अब इसमें 100% पूरा RNA है तीनों मिलाकर, तो 80% केवल rRNA ही होता है। इसका पूरा नाम आपको याद होगा। rRNA राइबोसोम्स का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य करता है। राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स कह रहे हैं, rRNA जो होता है इसका प्रमुख कार्य होता है राइबोसोम्स का निर्माण करना। और राइबोसोम्स का निर्माण करना, देख लो, आज याद कर लेना सब लोग। राइबोसोम्स जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। राइबोसोम्स एक प्रमुख कोशिकांग है। ये कोशिका द्रव में पाया जाता है और हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। और टूटे फूटे अंग जो होते हैं वह प्रोटीन के द्वारा माने अच्छे किए जाते हैं। और देखो, राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एगो 70S प्रकार के राइबोसोम्स, एगो 80S। ये पूछा जाता है आपके कि राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। सब बच्चे जानते हैं, सब बता देते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है 70S प्रकार का राइबोसोम्स, एक होता है 80S प्रकार का राइबोसोम्स। अच्छा बताओ, आप पढ़े होंगे कि जो 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है ये छोटा होता है। ये कैसा होता है? और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आप याद रखेंगे। और इसके 2 इकाई होती है, एक छोटा होता है, एक क्या होता है? बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है। यही कोशिकांग पाया जाता है 70S प्रकार का। न उसमें केंद्रक अच्छे तरीके से पाया जाता है, न राइबोसोम्स पाया जाता है, न उसमें तमाम प्रकार के बड़े बड़े जो कोशिकांग होते हैं नहीं पाए जाते हैं। एगो 80S प्रकार के राइबोसोम्स होता है जो यूकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु विषाणु वगैरह आ जाते हैं। तो जो यूकैरियोटिक जीवधारी होते हैं उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके भी 2 इकाई होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ कि आपकी जानकारी रहेगी कि आपसे कोई पूछे कि rRNA का मतलब क्या होता है, तो लिखते हैं rRNA। इसका पूरा नाम तो याद होगा, थोड़ा सा नोट कर देते हैं कि rRNA का पूरा नाम राइबोसोमल RN है। यह RNA का सबसे प्रमुख भाग होता है। RNA का सबसे प्रमुख भाग होता है। एकदम बढ़िया से आप तैयारी करते रहेंगे। अच्छा, ये पूरी कोशिका का कितना प्रतिशत भाग को बनाता है? 80 प्रकार की, याद रखेंगे। यह पूरी कोशिका का 80% भाग बनाता है। 80% भाग को बनाता है। ये भी आपको याद हो गया। अच्छा, और ये भी कह सकते हैं कि जो rRNA होता है ये हमारे शरीर में माने कोशिका में राइबोसोम्स का निर्माण करता है। जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये भी कर सकते हैं।
हालांकि पहले लिख लेना इसका खोज किसने किया था भाई? कुंज नामक वैज्ञानिक ने। याद रखना, कुंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। कंपटीशन लाइक के क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स का आरएनए की खोज किसने किया था, तो बता सकते हैं। वो राइबोसोम का खोज किया था। आगे लिख लेना कि यह माने आरएनए राइबोसोम्स का निर्माण करता है। क्या? कोशिका में राइबोसोम्स का निर्माण करता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। चलिए, तो अगर आरएनए के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप इसके बारे में इस तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्वालिटी होती है, क्या क्या इसके अंदर गुण होता है। अब इसके आगे कुछ और बातें आपकी है कि आरएनए राइबोसोम्स की बात होती है तो राइबोसोम्स का खोज किसने किया था? पहला डे। राइबोसोम देखना 2 प्रकार का होता है, समझ रहे ना? 70 प्रकार के राइबोसोम, 80 प्रकार के राइबोसोम। पूरा मुँह जुबानी सब याद करना चाहिए। चलो बताएं, इसको मिटा दें, देख ले सब लोग, देख लेना। कुछ जानकारी अगर करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप तो क्वेश्चन को। कोई भी शर्मा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? कल पढ़ाएगा उसमें कुछ आपको क्वेश्चन केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का टर्म में तब पूछना। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल जांच ही होगा हर कीमत पर, क्योंकि मैंने लगाए हुए रोज आ रहे हैं, बहुत ख़राब मुझे लग रहा है। आपको आए थे? आपका तो पहले जांच होगा, लगा लीजिए अभी। आइए, तो क्या इसके बारे में बता सकते हैं कि आरएनए के बारे में आपको बताया गया था, तो आप लिख सकते हैं पहले राइबोसोम्स के बारे में पढ़ें। राइबोसोम्स कहना कि राइबोसोम्स एक प्रमुख कोशिका अंग है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उसका द्रव्य में पाया जाता है। इसे खोज किसने किया था? पहला मत बनाइए, छोड़ दीजिए, नहीं बनाया तो जो बना ली सही है, पढ़िए आप। इसका खोज किसने किया था? पहला डे। अरे आदमी जगह पढ़ता होगा बन जाता है, वही लायक हमने की पढ़ाई है, बात वही बन गई। पहला डे ने किया था, ठीक है। अब आ जाओ राइबोसोम्स के प्रकार। क्या प्रकार के? हाँ, 70 प्रकार के। और कौन? 80 प्रकार। सब याद कर लो, आज आसान है। राइबोसोम्स के प्रकार में पहला 70 के प्रकार के बतावेला। 70 प्रकार का एक राइबोसोम्स होता है। दूसरा 80 प्रकार का राइबोसोम्स होता है, ठीक है। तो आ जाओ 70 प्रकार के राइबोसोम्स। क्या वर्षी लिखा नहीं है? अब क्या हेडिंग के बारे में लिखेगा? ये कहाँ पाया जाता है, याद है? यह प्रोकैरियोटिक, हाँ याद रख लेना, बहुत छोटा कोशिका होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। कोशिका में पाई जाती है। इसकी एक छोटी और एक बड़ी इकाई होती है। 80 प्रकार के डायरेक्टली लिख लो, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में
सब RNA के बारे में था। कल हम आपको tRNA और mRNA के बारे में पढ़ा देंगे, सब समाप्त हो जाएगा। चलिए केमिस्ट्री बताते हैं, किताब निकालिए।